मिडिल क्लास कमाता है, टैक्स देता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? खराब सड़कें, जहरीली हवा, दूषित पानी और भ्रष्टाचार। इन्हीं सवालों के साथ अब शहजाद पूनावाला ने टैक्स सिस्टम को लेकर एक ऐसी मांग उठा दी है जिसने नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी से इस्तीफा दे चुके शहजाद पूनावाला ने अपने मैनिफेस्टो में सैलरीड मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक आम लोगों को जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं मिलती, तब तक आखिर जो है मिडिल क्लास से इतना भारी भरकम टैक्स क्यों लिया जाए। तो क्या अब मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर देश में एक नई बहस शुरू होने वाली? आखिर शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्यों कहा और उनके इस टैक्स मैनिफेस्टो में और क्या क्या मांगे हैं, प्रवीण सर से जो है पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने टैक्स को लेकर भी बात कही है सर, जेप्टो ब्लिंकिट को लेकर जो अभी जिस तरह से जो ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं एफडीए की तरफ से, वो भी मामला इंक्लूडेड, और E20 वाला भी मामला कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। तो ओवर टू यू शहजाद पूनावाला। तो हम लोग बड़े प्रखर उनको मानते थे कि बीजेपी के प्रवक्ता इस्तीफा दे दिया सर। हाँ, उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया और आज भी एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि साहब मैंने तमाम जो पद हैं पार्टी के सक्रिय सदस्यता उस सबसे जो कार्य मुक्त करने की उन्होंने मांग की है और कहा है कि तत्काल जो है इस्तीफ़ा मेरा स्वीकार किया जाए। तो खैर वो एक अलहदा विषय है, लेकिन उसको पार्टी को छोड़कर और जिस फील्ड की तरफ अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं विशाल, उसमें जनता से जुड़े मसले बहुत सारे दिखाई दिए जो हमने अब तक एक दो चीज़ें देखी हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से हम आज इस चीज़ को चूँकि मनी सेंट्रल में डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी जो बात है या विषय है वो ये है कि क्या टैक्स को लेकर जिस तरह की बार बार जो बातें आती हैं, जिसको लेकर सरकार ने बीते साल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया और 12 लाख रुपए तक की, बल्कि सैलरीड के लिए 12,75,000 रुपये तक की टैक्स छूट किया, क्या वहाँ सरकार पर अब एक नया प्रेशर बिल्ड होगा इस बात के लिए कि इस टैक्स का दायरा जो है छूट का वो और बढ़ाया जाए? क्या जिस हिसाब से लोगों की कमाई है उस हिसाब से उन पर टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है और उस हिसाब से सहूलियतें लोगों को नहीं मिल रही। और ये बड़ा मौजूद विषय है। अगर आप दैनिक जनजीवन को अगर आप देखेंगे, ये भी तर्क दिया जा रहा है कि रोजमर्रा के सामान अगर आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी आप जीएसटी जो है पे करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आपकी कमाई हो रही उस पर आप तो टैक्स दे ही रहे हैं, विभिन्न चीज़ों पर जो है आप सेस ले रहे हैं। इसके अलावा जो है बुनियादी सुविधाओं में अगर आप देखिए तो उसमें घोर कमी देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी का सवाल किसी ने डाला था किसी प्लेटफॉर्म पर कि साहब 10 लाख अगर आप कमाते हैं तो 4 जो है महीने आप सरकार के लिए काम करते हैं, इतना टैक्स सरकार ले लेती, 30-40% का टैक्स आपके ऊपर से चला जाता है 10 लाख कमाने पे। मतलब किसी ने संभवतः ऐसा सवाल लिखा था जिसको लेकर उन्होंने इस चीज़ पर टिप्पणी की है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा और केवल इस चीज़ से नहीं कि आपकी बुनियादी सुविधाएं, बल्कि अगर आप जॉब की स्थिति को देखेंगे और उसके साथ जुड़ी हुई विशाल महंगाई को देखेंगे, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, लोगों की कमाई स्टैग्नेंट हुई है, नौकरियों की स्थिति यह है कि नौकरियां मिलना मुश्किल है। और हम लोगों ने पिछले भी मनी सेंट्रल में बात की थी कि साहब आप अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए नौकरी आपकी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक मिल पाना और ज़्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली सर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ठाक भी पढ़े, उनको मजबूरी में या तो डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है या फिर बाइक और इस तरह की ड्राइवर पार्टनर बनना पड़ रहा है। ऐसे कई बार लोग मिलते हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको बाइक भी चलानी पड़ रही है जी, पढ़े लिखे लड़के हैं। तो ये जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें क्या आप जो टैक्स का जो बर्डन है, जिसमें आप डायरेक्ट टैक्स तो लग ही रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी तमाम तरह से लग रहा है, जिसकी बात पूनावाला ने भी की है कि साहब न सिर्फ आप जीएसटी ले रहे हैं बल्कि आप फिर सेस भी ले रहे हैं, टोल भी ले रहे हैं और तमाम तरह के टैक्सेस के जरिए सरकार जो है वो कमाई कर रही है। तो क्या इनको मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी छूट दी जानी चाहिए? क्या सैलरीड क्लास को टैक्स से कट मिलना चाहिए, टैक्स ब्रेक मिलना चाहिए? तो इस तरह के कई प्रवीण सर, इसमें एक तर्क है, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार कहती है कि इस देश की आबादी है 150 करोड़, कुल लेस देन 10% ऑफ द पीपल आर पेइंग द इनकम टैक्स, ये भी तर्क दिया जाता है। तो सरकार कहती है कितने कम लोग टैक्स देते हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम इस सरकार ने जो है आप पर बोझ डाला हो। इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जो लोग कम टैक्स दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स के नेट में एक्चुअली आने चाहिए
लेकिन उनसे सरकार टैक्स ले नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारा कामकाज कैश में होता है, बहुत सारे इधर उधर के तौर तरीके अपनाकर टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसका अगर सरकार ऐसे लोगों से टैक्स नहीं ले पा रही तो इसकी जिम्मेदारी क्या टैक्स पेयर्स पे जानी चाहिए? टैक्स पेयर पर, जो लोग टैक्स दे रहे हैं या सैलरीड क्लास, उस पर जानी चाहिए कि साहब 10 लोग जो टैक्स नहीं दे रहे उनकी जिम्मेदारी, जो एक आदमी सैलरीड है जिसकी सारी इनकम अकाउंटेड है, उसके माथे पर पड़नी चाहिए, उसके सिर पर पड़नी चाहिए कि आप टैक्स दीजिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली, किसी दूसरे की बेईमानी, किसी एक व्यक्ति की ईमानदारी पर आप उसको पढ़ना भारी पड़ रही है, वो ये चीज परेशानी पैदा करती है। दूसरी बात, उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा फ्री बीज को खत्म कीजिए। अभी आज मैं दिल्ली से होता हुआ आ रहा था, एक जगह नया आनंद विहार के पास ही नया एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट या बिल्डिंग बनाई गई है जहां पर अटल कैंटीन चलेगी। उसका इनॉग्रेशन भी संभवतः हो गया। 5 रुपए में खाना अटल कैंटीन के जरिए। आप सोचिए कि 5 रुपए में खाना मुहैया कराने के लिए सरकार को जाहिर तौर पर उसको अपने खजाने से सब्सिडी देनी होगी। क्यों ऐसा सरकारों को करना पड़ रहा है जहां पर कि लोगों को 5 रुपए या 10 रुपए में खाना देना पड़ रहा है? सरकार को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है फ्री में? हर महीने 35 किलो अनाज आप दे रहे हैं, अंत्योदय योजना अलग चला रहे हैं, बाकी की स्कीम अलग चला रहे हैं। उसके बाद आपको दूसरी रेवड़ियां देनी पड़ रही हैं, किसी को 2000 रुपए, किसी को 500 रुपए, किसी को 1000 रुपए, किसानों को 6000 रुपए साल के देने पड़ रहे हैं। इतनी महिलाओं के लिए तमाम लड़की बहन योजना या तमाम इस योजना जो पूरे देश भर में चल रही हैं, किसी को साड़ी देनी पड़ रही। तो ये योजनाएं जब आप चलाते हैं, जिसकी बात पूनावाला भी कह रहे हैं, तो ये एक एडिशनल बर्डन आखिरकार डालता है किसी एक टैक्स पेयर पर, और वहीं से फिर मुश्किलों की शुरुआत होती है कि आप साहब जो इंफ्रा देना चाहिए, जो सड़कें ठीक हो, जहां जब आप दिल्ली एनसीआर की ही अगर हम बात करें, जब आप घर से निकलते हैं दफ्तर आने के लिए तो आपका 1-1.5 घंटे का संघर्ष, कोई त्योहार आ गया तो आपका संघर्ष बढ़ जाता है ऑफिस पहुंचने का, और ऑफिस से बारिश हो तो घर पहुंचने का, बारिश हो गया तो फिर स्थिति अलग ही हो जाती है। लोग डूब जाते हैं, लोग गड्ढों में गिर जाते हैं। जहां 200 रुपए में आप अगर चले जाएंगे किसी तो क्या सरकार जब आपसे टोल लेती है, सरकार जब आपसे टैक्स लेती है, तो क्या सरकार, और अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 50 की स्पीड है किसी सड़क पर पर्टिकुलर पर, और आपकी गाड़ी 55 हुई, तो जो कैमरा लगा वो आप पे चालान आपके मोबाइल पर आ जाता है। लेकिन क्या जब आप जाम में फंसे तो सरकार उसको कॉम्पनसेट करती है कि साहब आप जाम में फंसे हैं 1 घंटे, तो जो कैमरा लगा है जब आप 50 से 55 पे पहुंचे तब आपकी फोटो खींच के चालान भेजता है, वही कैमरा आपके जो नंबर प्लेट को स्कैन करके आपके खाते में 500 रुपए या 1000 रुपए क्यों नहीं भेजता कि साहब आप 1.5 घंटे जाम में खड़े। चलिए सर, उतना भी ना करे, कम से कम उस कैमरा बता दे वहां लोकल आरटीओ को कि भाई उसको क्लियर कराए, वहां ट्रैफिक पुलिस जो लोग, देखिए ये सिस्टम, और इसीलिए बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं ये सरकार आपसे पैसा लेना चाहती है। ये सिस्टम ऐसे लोगों को पनिश करता है जो लोग एक्चुअल या वास्तव में सरकार के प्रोडक्शन में या देश की इकोनॉमी के प्रोडक्शन में बड़ा योगदान देते हैं जी। जो टैक्स दे रहे हैं वही पनिशमेंट झेल रहे हैं विशाल। चलिए, अब शहजाद पूनावाला ने सर जो है 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी जो है बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि बैक टू पवेलियन हो जाइए। कह रहे हैं कि ब्रिक एंड मोर्टार जो है, यानी जो आपके घर के आसपास की जो किराना दुकान है, छोटे दुकानदार है, उनसे जाइए और सामान खरीदिए। उसके पीछे तर्क ये दिया गया, जो हाल फिलहाल में भी जो रेड मारा गया सर, जो FDA की तरफ से जो मारा गया है सर, महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ तुकाराम जो है मुंडे ने जो है बड़ी अच्छी जो है कदम जो है चला रहे हैं। वो स्विगी, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे जगहों पर जो है छापेमारी करवा रहे हैं, और वहाँ जो है वाकई जो असलियत तस्वीर है वो जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियोज़ में हम लोगों ने भी देखा है सर, ऑफिशियल्स जब रेड मारते हुए दिख रहे हैं डार्क हाउस पे, डार्क स्टोर्स पे, तो जानते हैं क्या है, वहाँ से सर कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, चूहे, छिपकली, ऐसी चीज़ें निकल रही हैं। सब्जियाँ जो रखी हुई उसके रैक इतने गंदे हैं, हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन मंगाते हैं तो एकदम इतना अच्छा सील्ड पैक ताज़ा तरीन सब्जी होगा, 10-20 रुपये फालतू ही ले रहा होगा लेकिन अच्छा चीज़ दे रहा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि मुंडे साहब को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा। एक इंटरव्यू में देख रहा था उनका, उनमें वो कह रहे हैं कि बाहर जाइए, पर परिवार को लेकर जाइए, तो बहुत ज़रूरत हो तभी कुछ भोजन करिए, नहीं तो मत करिए। ऐसी स्थिति आ गई सर। हाँ देखिए, अब ये स्थितियाँ इसी तरह की हैं कि जहाँ
आप खाने की सेफ्टी को लेकर किसी तरह की, और देखिए इसको लेकर पिछले 50-60 सालों विशाल में किसी भी ऐसे विषय पर बात करता हूँ तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि दरअसल 60-70 साल में जो बहुत बुनियादी चीज़ें थीं जिन पर काम किया जाना चाहिए था, मसलन लॉ एनफोर्समेंट पे काम किया जाना चाहिए था, बाकी चीज़ों के साथ ही साथ कि लोग कानून को माने, लोगों में कानून का डर हो, भय हो, सरकार भी कानून से चले, लोग भी कानून से चले, उस चीज़ को मुझे लगता है कि डिस्करेज किया गया। कभी इस चीज़ का पालन नहीं किया गया। नियम बनाए गए, कानून तमाम बनाए गए, लेकिन उनका कभी इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ नहीं। जिसकी जो मर्जी हुआ इस देश में उस व्यक्ति ने वो काम किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है सीबीआई को लेकर कि केस्ड पैरट, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है एफएसएसएआई को कि लगता है आप ही के ऊपर जो है पूरी जो है तमाम कंपनियां वो हावी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतना एक्टिव होना पड़ रहा है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो एक्टिव है, लेकिन जो लोकल एजेंसियां हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका संभवतः काम जिस तरह से किया जाना चाहिए था, कई बार पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से चीज़ें नहीं होती कि साहब कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको पकड़ने गए तो दबाव आया और आपको उसको छोड़ना पड़ा या चीज़ें खारिज करनी पड़ी, या करप्शन विशाल इस वक्त की देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से एक है। इस करप्शन की वजह से बहुत सारी जो हम गड़बड़ियां होते हुए देखते हैं, और पॉलिसी जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें जो जिस तरह की गड़बड़ियां लगती हैं कि जो यूजलेस पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कई दफ़ा उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सब दरअसल उसका एक बड़ा पार्ट होता है उसके पीछे करप्शन का। सर, करप्शन का आलम ऐसा है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, आईपीएस बने हैं नवनियुक्त, मतलब अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहीं पर वो 1 करोड़ रुपए घूस का डिमांड किया, पकड़ा गए हैं। रोज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है। ट्रेनी आईपीएस, इस देश का आईएएस आईपीएस भ्रष्टाचार का के अंबार पे हम बैठे हुए, ग्रीड के दरअसल ढेर पे है इस देश में, और सबको ये लग रहा है कि इस वक्त जितनी तेजी से जो जिस तरीके से पैसा कमा ले वो कमा ले। खैर, लेकिन ये सब चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं विशाल। चलिए सर, तो जेप्टो वाली भी बात हो गई, तो इसके अलावा सर E20 पर भी इन्होंने कुछ बात कही। E20 वाले मामले को समझने की कोशिश करें सर, कि E20 से जो थोड़ी दिक्कतें हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। हाँ ना, E20 को लेकर देखिए एक पूरा नेशन वाइड एक वो मूवमेंट बना। अब ये भी बात आ रही है कि साहब जो पुरानी बनी हुई गाड़ियां हैं उनको E10 उनको दिया जाए, उसका ऑप्शन उनके सामने रखा जाए। तो E20 को लेकर तमाम चीज़ें ऑलरेडी हैं, लेकिन एक जो मसला है जो नोटिस गया है शाहरुख खान को, आपके अजय देवगन को, और वो विशाल बड़ा महत्वपूर्ण टाइगर श्रॉफ को सर 9 पेज का नोटिस भेजा गया और कहा गया है कि आपने जो है भ्रामक प्रचार किया और इससे जो है उस प्रचार की वजह से समाज में गलत मैसेज गया। और आपसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी कर रहे थे, आप बड़ा अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि विशाल इस देश में पान मसाला, गुटखा को किस तरह से इलायची के नाम पर बेच दिया जाता है। और उसी तरह से मेरे पास एक रिपोर्ट भी है सर कि एफएसएसएआई ने सख्ती दिखाई और 6 बड़ी कंपनियों ने जो है उस वजह से लेवल बदला है, गलत जो है दावे उसको जो है हटाने की कोशिश की है। वेगन लिखा हुआ था, हेल्दी लिखा हुआ था, उसको हटाने की कोशिश की। 2 कंपनियों ने तो अपने ट्रेडमार्क बदले सर इस कार्रवाई की वजह से। और एक तो है खबर जो आ रही है सर कि पानी का जो प्रोडक्शन है, आयोटा नैनो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने पानी का प्रोडक्शन जो है वो बंद किया है। अपने प्रोडक्ट के लेवल से जो भ्रामक जो बातें थी, दावे थी, उसको हटाने की कोशिश की है। इसके अलावा तमाम लिस्ट है सर इस देश में। ये जो अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को दिया गया, दरअसल ये मसला है आपका, आप कहिए कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, या आपका इनडायरेक्ट प्रमोशन का, या जिसको हम कहते हैं डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, जिसके जरिए आप जिस प्रोडक्ट को की रोक है बेचने की, महाराष्ट्र में गुटखा बेचने पर रोक है, लेकिन आप और उसी के तहत जो सेक्शन एफडीए का सेक्शन 24 है उसको इन्वोक किया गया है, और इन एक्टर्स से उनके कॉन्ट्रैक्ट मांगे गए कि साहब आपने जिस ऐड को करते हैं उसका आप कॉन्ट्रैक्ट भेजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। तो आप जिस प्रोडक्ट को बेचने पर रोक है, आप उस प्रोडक्ट को नहीं बल्कि एक दूसरे प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ऐसी है जो आपको जो बैंड प्रोडक्ट है उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करती है, एक आम कंज्यूमर को। और ये केवल मसला केवल एक इस मामले का नहीं है। लिकर जो कंपनियां हैं या गुटखा जो कंपनियां, उनके तमाम ऐसे ऐड हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोडा का एडवर्टाइजमेंट है, एक्चुअल ऐड जो है या एक्चुअल आप ब्रांड रिकॉल कराना चाहते हैं कंज्यूमर की मेमोरी में, वो उस लिकर प्रोडक्ट का है।
या आपने वाटर का लेबल्ड वाटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसका ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो दरअसल किसी लिकर उसका है, या इलायची का होगा कि साहब आप कह रहे हैं कि मैं इलायची बेच रहा हूं, लेकिन ये ब्रांड जो है आपको वो याद दिला रहा है कि साहब इसी का तो गुटखा भी आता है। कहा जा रहा है कि आप केसर खा रहे हैं। हाँ, आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, जो कि एक ब्रांड प्रोडक्ट को बेच रहा है या जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने पर प्रोहिबिशन है, रोक है, उसको आप किस तरह से दिखा रहे हैं, एक डिसेप्टिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर है। और ये एक बड़ा गंभीर मसला है जिसमें एक दोहरापन भी नजर आता है कि आप साहब मान लीजिए एक प्रोडक्ट को या एक ब्रांड के साथ इस तरह के नोटिस दे रहे हैं, उनसे डिमांड करें, लेकिन जो बाकी के जो ऐड आते हैं इस तरह के, चाहे लिकर के हों चाहे गुटखा के, इन सबको इस दायरे में आना चाहिए। क्या सेम ब्रांड है, क्या जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं वो वाकई मास लेवल पर आप बना भी रहे हैं कि नहीं। मसलन तमाम जो लिकर कंपनियां उनके जो ड्रिंकिंग वाटर का जो ऐड दिखाते हैं वो क्या वाकई बना रहे हैं, क्या बिक भी रहा है, या केवल और केवल आप अपने जो कोर प्रोडक्ट है उसके लिए आप उसको चला रहे हैं। तो ये बड़े ऐसे मसले जहां पॉलिसी के भी दखल की बात होती है, जहां अब एक राज्य में एक अफसर ने शुरू की और इतने पूरा जो कैन ऑफ वर्म्स जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा पुलिंदा खुल जाना, वो खुलकर सामने आ गया। ये हालत फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की है वो। हाँ बिल्कुल, आप समझिए इसको अगर आप रेप्लिकेट कर दीजिए पूरे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्या ही हो रहा होगा, अगर कर दीजिए तो लाखों संस्थान ऐसे जो है वो बंद हो जाएंगे, लाखों रेस्टोरेंट और जो इस तरह की कंपनियां हैं हो सकता है उनको ताले लगाने पड़े। मशहूर एक्टर परेश रावल सर, उनको कहना पड़ गया सीएम साहब को चिट्ठी लिखकर कि इनका जो है ऐसा ना हो कि इनका तबादला कर दिया जाए, इनके तबादले को रोकिएगा। और इस देश की हालत देखिए सर कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो है केसर खा रहे हैं, इलायची खा रहे हैं, और इस देश के तमाम हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आप चले जाइएगा, वहां अगर आप चले गए ना तो रूह कांप जाएगा। आपको पता चलेगा कि इस देश में कितने कैंसर के पेशेंट हैं और कितना तरफ के जो है अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। और सर देश की हालत तो आपको पता है, जिस तरह से हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहे हैं, उस तरह से जिस तरह से कैंसर को भी लेकर भी जो है आम बात हो गई, हर किसी को जो है सुनने को मिलता है कि भैया बताइए कैंसर हो गया। तो कहाँ से खाना एडल्ट्रेटेड है। पनीर को लेकर सरकार कह रही है कि 95% ऑफ जो पनीर है जो इस देश में बिक रहा है वो एकदम सही नहीं है, पनीर खराबी है। सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें आने लगी, नहीं तो विशाल पहले पता भी नहीं चलता था कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या कौन कहाँ क्या कर रहा है। सोशल मीडिया है तो चीज़ें सामने आ रही कि ये देखो, ये कोई किसी का वीडियो बना के डाल देता तब एक्शन शुरू होता, पहले तो ये चीज़ें थी भी नहीं। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद सर रक्षाबंधन है, कितना मावा मिलावटी मावा सिस्टम में आ चुका होगा इसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और बाद में पता चलेगा कि भाई छापा पड़ा है, थोड़ा सा जो है 1000 किलो 2000 किलो जो मावा पकड़ा के बता दिया जाएगा कि देखिए मिलावटी मावा मिल रहा था, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।